बीएससी फाइनल पेपर था आपका सॉलिड स्टेट फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। इसमें आपका टॉपिक चल रहा था आयोनिक क्रिस्टल बॉन्ड, क्रिस्टल बॉन्डिंग एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल संरचना और क्रिस्टल बंध। ये हो गया था अपने क्रिस्टल बॉन्ड। क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। क्रिस्टल स्ट्रक्चर 2D में पढ़ी थी, 2D में पढ़ी थी। 2D में 4 होती है। 2D में होती है आपकी स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, हेक्सागोनल, ओब्लिक्यू। इसके बाद 3D में पढ़ी थी। 3D में थी आपकी 7 CT और HMT, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरहोम्बिक, रहोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। इसमें देख लो एक बार, फिर एक दो क्वेश्चन करते हैं इसके। CT और HMT, CTOR HMT, CT और HMT। इसके लिए होता है साइड, इधर ले लेते हैं साइड, भुजाएं। भुजाएं क्या होती है? A = B = C। इधर लेते हैं एंगल, एंगल क्यूबिक, क्यूबिक में एंगल होता है आपका अल्फा = बीटा = गामा = 90। तीनों कोण 90 डिग्री के होते हैं। टेट्रागोनल AB ≠ C, यानी दो भुजाएं बराबर होती हैं। द्विसमलंबाक्स, दो भुजाएं हिंदी में बोलते हैं द्विसमलंबाक्स, टेट्रागोनल। इसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं और जो तीसरी भुजा है C, वो इन दोनों के बराबर नहीं होती। ये लंबी या छोटी हो सकती है। एंगल वही है आपके अल्फा, बीटा, गामा 90, यानी AXY, YZ और ZX तीनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। तीसरा है आपका ऑर्थोरहोम्बिक, ऑर्थोरहोम्बिक विषम लंबाक्स, ऑर्थोरहोम्बिक विषम लंबाक्स, हिंदी में विषम लंबाक्स बोलते हैं। ऑर्थोरहोम्बिक, इसमें तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती, तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती, लेकिन तीनों कोण बराबर होते हैं, तीनों कोण बराबर होते हैं। तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती, लेकिन तीनों कोण बराबर होते हैं। इसके बाद आता है आपका रहोम्बोहेड्रल, रहोम्बोहेड्रल। इसमें क्या होता है? तीनों भुजाएं बराबर होती है, ABC तीनों भुजाएं बराबर होती है, लेकिन तीनों कोण बराबर 90 के बराबर नहीं होते। अल्फा, बीटा, गामा 90 नहीं होता, अल्फा, बीटा, गामा 90 नहीं होती। इसके बाद आता है आपका हेक्सागोनल, इसके बाद आता है आपका हेक्सागोनल। इसमें A और B बराबर होती है, लेकिन C बराबर नहीं होती। A B बराबर होती है, C बराबर नहीं होती। इसमें एंगल होता है आपका अल्फा, बीटा 90 डिग्री का होता है, लेकिन गामा होता है आपका 120, गामा होता है 120, यानी XY के बीच में बना कोण, YZ के बीच में बना कोण 90 डिग्री और XY के बीच में बना कोण 120 डिग्री। इसके बाद आता है आपका मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक में होता है बराबर, तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती, तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती, लेकिन जो कोण होते हैं अल्फा कोण, गामा कोण, ये 90 का होता है। अल्फा कोण और गामा कोण 90 का होता है, लेकिन जो तीसरा कोण बच गया बीटा, वो 90 नहीं होता। या तो इसको एक साथ लिख दो या इसको ऐसे लिख दो, अल्फा, बीटा, अल्फा, गामा 90 और बीटा ≠ 90। बीटा 90 का नहीं होता, अल्फा, गामा 90 का होता है। तीसरा है आपका ट्राइक्लिनिक, त्रिसमन्ताक्ष। इसमें तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती, लेकिन तीनों कोण भी बराबर नहीं होते, तीनों कोण भी बराबर नहीं होते। अब एक क्वेश्चन है,
जो लेटिस है उसकी दूरी मीटर सेंटीमीटर में होती नहीं है, दूरी कम होती है, एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। तो जैसे ये हो गया, क्वेश्चन है ये आपका है 1 एंगस्ट्रॉम, बी है आपका 0.2 एंगस्ट्रॉम और सी है आपका 3 एंगस्ट्रॉम, 0.3 एंगस्ट्रॉम। ए बी सी हो गए। और एल्फा हो गया एल्फा 90, बीटा 90 और गामा 120, गामा भी 90 मान लो एक बार, गामा 90। ये तीनों कोण हैं, ये तीनों भुजाएं हैं। तीनों कोण दे रखे हैं, तीनों भुजाएं दे रखी हैं। तो अपनी जो स्ट्रक्चर होगी, स्ट्रक्चर क्या होगी? सबसे पहले तो देखो तीनों कोण बराबर हैं, तीनों कोण बराबर हैं 90, ये आ गया तीनों कोण 90। तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तीनों भुजाएं यहाँ देखो, तीनों भुजाएं भी अलग अलग हैं और तीनों कोण 90 हैं। तो ये स्ट्रक्चर किसकी थी? ऑर्थो रोहोम्बिक। तो ये आ गया ऑर्थो रोहोम्बिक स्ट्रक्चर, ऑर्थो रोहोम्बिक स्ट्रक्चर, या इसको बोलते हैं विषम लंबाक्ष संरचना। विषम लंबाक्ष संरचना, विषम लंबाक्ष संरचना यदि ये ले लूँ, एल्फा बराबर आपका 0.25 एंगस्ट्रॉम, सॉरी ए इज इक्वल टू ए 0.25 एंगस्ट्रॉम है, बी इज इक्वल टू 0.23 एंगस्ट्रॉम और सी इज इक्वल टू है आपका 0.29 एंगस्ट्रॉम, 0.29 एंगस्ट्रॉम। ये ABC के मान आ गए। एल्फा है आपका 11 डिग्री, बीटा है आपका 21 डिग्री और गामा है आपका 31 डिग्री। तो स्ट्रक्चर कौन सी होगी? स्ट्रक्चर कौन सी होगी बताओ? यहाँ देखो, इस वाली टेबल में से देखो स्ट्रक्चर कौन सी होगी, देख के बताओ। ABC तीनों अलग अलग हैं, एल्फा बीटा गामा ये भी अलग अलग है। तो अपना हो गया, यहाँ देखो इसमें ABC तीनों अलग अलग हैं, एल्फा बीटा गामा ये भी अलग अलग हैं। एल्फा 11 है, 21 है, 31 है, तीनों अलग अलग हैं। ये 0.25 एंगस्ट्रॉम है, 0.23 एंगस्ट्रॉम, 0.29 एंगस्ट्रॉम। तो अपनी जो स्ट्रक्चर है ये कैसी होगी? ये होगी ट्राई क्लिनिक। ये स्ट्रक्चर होगी, ये वाली स्ट्रक्चर होगी ट्राई क्लिनिक, त्रिंताक्ष संरचना। तो ये टेबल आपको याद करनी है CT और HMT से। CT और HMT, यानी कोई मार्केट जा रहा है तो उसको कहता है CT लाना और HMT लाना, CT और HMT। इसके बाद ये अपना हो गया था, ये न्यूमेरिकल है इसके, आराम से टेबल याद करना। और इसके बाद अपन ने किया था लेटिस स्ट्रक्चर, सिंपल क्रिस्टल स्ट्रक्चर अपना टॉपिक था, सिंपल क्रिस्टल स्ट्रक्चर। जो क्रिस्टल की है वो स्ट्रक्चर, इसमें पहला पढ़ा था अपन ने सिंपल क्यूबिक, या इसको बोलते हैं सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, सरल घनीय संरचना, सरल घनीय संरचना, सरल घनीय संरचना इसको बोलते हैं SC। इसमें क्या होता है? इसमें पढ़ा था
यूनिट सेल के एकक कोशिका के 8 कोने होते हैं। 8 कोने, यूनिट सेल के 8 कोने होते हैं तथा प्रत्येक कोने पर एक इलेक्ट्रॉन होता है, सॉरी एक परमाणु होता है, परमाणु होता है। जैसे यह आपकी यूनिट सेल हो गई, ये यूनिट सेल हो गई। इसके प्रत्येक कोने पर, इस कोने पर हो गया, इस कोने पर हो गया, इस कोने पर हो गया, इस कोने पर, इन सभी कोनों पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी परमाणु होते हैं। तो परमाणु कितने हो गए? 8। यूनिट सेल के 8 कोने होते हैं तथा प्रत्येक कोने पर एक परमाणु होता है, तो टोटल 8 हो गए। और उस एक परमाणु का योगदान, उस एक परमाणु का योगदान यूनिट सेल में 1/8 होता है, यानी परमाणु का 1/8वां भाग, 1/8वां भाग यूनिट सेल से साझेदारी करता है, साझेदारी करता है, यूनिट सेल से साझेदारी करता है। तो कुल परमाणु की संख्या कितनी होगी? 1/8 × 8। एक यूनिट सेल में एक परमाणु होता है, यूनिट सेल में एक परमाणु होता है। इसके बाद पढ़ा था अपन ने इसका समन्वय नंबर पढ़ा था। इसका समन्वय नंबर आया था अपने पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आया था 6। वो कैसे निकाला था देखो, यहाँ परमाणु है, एक परमाणु यहाँ पर है, हर कोने पर होता है। यहाँ पर परमाणु, यहाँ पर परमाणु, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। इस क्रिस्टल के जस्ट पीछे, यानी जो बोर्ड दिखाई दे रहा है, इसे जस्ट पीछे एक ऐसी ही यूनिट सेल होगी। इसके पीछे जस्ट ऐसी ही यूनिट होगी, पीछे भी यूनिट सेल होगी, ऐसी ही होगी। इसके जस्ट नीचे भी यूनिट सेल होगी, इसके जस्ट नीचे भी यूनिट सेल होगी, और इसके जस्ट इधर भी यूनिट सेल होगी। क्रिस्टल संरचना कैसे बनती है? यूनिट सेल से, यानी यूनिट सेल का रिपीटेशन होता रहता है, यूनिट सेल की पुनरावृत्ति होती रहती है। तो ये जो परमाणु है, इसके निकटतम कितने परमाणु हैं, वही समन्वय संख्या कहलाती है। इस परमाणु के निकटतम परमाणुओं की संख्या समन्वय संख्या कहलाती है। तो इसके निकट देखो, एक तो ये रहा, सबसे पहले तो एक ये जुड़ा हुआ है, ये निकटतम है। जैसे ये आपका कमरा है, कमरे का ये कोना ले लो, एक कोना इस कमरा है, तो आगे वाली दीवार का 1 2 3 4 कोने, 4 कोने हो गए। और जो इधर वाली दीवार है आपकी साइड, उसमें भी क्या है, 4 परमाणु हो गए, 1 2 3 4। तो ये देखो, इसके निकटतम एक ये रहा, इसका निकटतम एक ये रहा, एक इसके निकटतम एक ये रहा, 3 तो ये हो गए। अब एक यूनिट सेल जस्ट इसके नीचे जुड़ी हुई है, जैसे ये आपका यूनिट सेल ये हो गई, और ऐसी ही यूनिट सेल जस्ट नीचे होगी, ऐसी ही यूनिट सेल जस्ट नीचे होगी। तो यहाँ पर जो परमाणु है, यहाँ पर जो परमाणु है, एक तो इससे जुड़ गया, दूसरा इससे जुड़ गया, तीसरा जो सामने है उससे जुड़ गया, और इसके नीचे जो यूनिट सेल है उससे भी जुड़ेगा। तो एक परमाणु जो इसके नीचे यूनिट सेल है उससे, दूसरा इसके साइड में जो यूनिट सेल है उससे, और इसके पीछे जो यूनिट सेल है उससे जुड़ गया। तो कितने से जुड़ गया? 1 2 3 4 5 6। तो इसके निकटतम 6 परमाणु हैं। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या कितनी होगी?
समन्वय संख्या 6 हो गई। इसके बाद यूनिट सेल का आयतन पढ़ा था, पर यूनिट सेल वॉल्यूम पढ़ा था, पैकिंग फैक्टर पढ़ा था। पैकिंग फैक्टर आता है इसमें 52%। 52%। ये सरल घनीय संरचना कल हो गई थी। इसके बाद देखते हैं दूसरी घनीय संरचना है बॉडी सेंट्रेड। बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक स्ट्रक्चर है। बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक स्ट्रक्चर यानी अंतः केंद्रित घनीय संरचना। अंतः केंद्रित घनीय संरचना। अंतः केंद्रित घनीय संरचना। इसमें क्या होता है, क्रिस्टल के प्रत्येक कोने पर, जैसे ये आपका क्रिस्टल है, क्रिस्टल की ये यूनिट सेल होगी, ये यूनिट सेल होगी। ये यूनिट सेल होगी। इसमें यूनिट सेल के प्रत्येक कोने पर, यूनिट सेल के प्रत्येक कोने पर परमाणु होगा तथा यूनिट सेल के केंद्र पर, जो आपका डिब्बा है या जो यूनिट सेल, इसके केंद्र पर परमाणु होगा। परमाणु कहाँ कहाँ हैं? यूनिट सेल के प्रत्येक कोने पर, यूनिट सेल के प्रत्येक कोने पर तथा यूनिट सेल के केंद्र पर। प्रत्येक कोने और केंद्र पर इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसमें लिखो अंतः केंद्रित घनीय संरचना। इसमें लिखो इस क्रिस्टल संरचना में यूनिट सेल के 8 कोनों पर, इस क्रिस्टलीय संरचना में, इस क्रिस्टलीय संरचना में यूनिट सेल के 8 कोनों पर 8 परमाणु, पर यानी प्रत्येक कोने पर एक। यूनिट सेल के 8 कोनों पर 8 परमाणु तथा एक परमाणु केंद्र में स्थित होता है। एक परमाणु केंद्र में, एक परमाणु तो हो गया केंद्र में, ये वाला, और यूनिट सेल के 8 कोनों पर 8 परमाणु होते हैं। इसके बाद लिखो इसका समन्वय संख्या। इसके बाद इसकी समन्वय संख्या लिखो। समन्वय संख्या होगी इसमें, लिखो इसमें लिखो बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक स्ट्रक्चर में बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक स्ट्रक्चर में कोने पर स्थित परमाणु आपस में स्पर्श नहीं करते। ये लिख लो इसमें। स्ट्रक्चर में कोने पर स्थित
परमाणु आपस में स्पर्श नहीं करते। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में कोने पर रखे परमाणु आपस में स्पर्श नहीं करते। वे केंद्र पर रखे परमाणु को स्पर्श करते हैं। वे केंद्र में रखे परमाणु को स्पर्श करते हैं। अतः बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। 8 कैसे होगा? यहाँ देखो, ये हो गया। ये मान लो केंद्र में रखा हुआ परमाणु है। ये इस कोने पर ये इसको दूसरा बना लो। ये देखो, ये आपस में स्पर्श नहीं होते हैं, लेकिन ये इससे स्पर्श होगा, ये इससे होगा, इससे भी होगा, ये सबसे स्पर्श होगा, इससे भी होगा। तो देखो, केंद्र पर रखा हुआ परमाणु है, इसके बीच में जो परमाणु है उसके निकटतम कौन कौन से होंगे? जो केंद्र में है इसके निकटतम ये कोने वाला भी होगा, ये कोने वाला भी होगा, ये दोनों कोने वाले होंगे, ये कोने वाले होंगे। मतलब कोने वाले सभी परमाणु इसके निकटतम होंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? निकटतम परमाणु की संख्या, नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम, पड़ोसी परमाणुओं की संख्या। इसके पड़ोसी कौन है? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके पड़ोसी 8 परमाणु हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 8। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। जालक नियतांक हो गया, समन्वय संख्या होगी। दूसरा लिखो इसमें जालक नियतांक, डायग्राम बनाओ जालक नियतांक में।
इसको डैश डैश से बता दो। ये तो हो गया कोने पे रखा, ये हो गया केंद्र पर रखा परमाणु, ये हो गया इस कोने पर रखा परमाणु। इसमें और बना लो। ये इसकी स्ट्रक्चर है। यहाँ देखो ये बनाओ। ये दूसरे से जुड़ा होगा, इधर ये भी दूसरे से जुड़ा होगा। तो ये दूरी तो होगी आर आपकी, आर। ये हो गई 2r, इस वाले की 2r और इस वाले की r। ये भुजा हो गई आपकी a, ये भुजा हो गई आपकी a और ये हो गई a। जालक नियतांक क्या होता है? दो परमाणुओं के बीच की दूरी। लेटिस कांस्टेंट पढ़ रहे हैं अपन। जालक नियतांक, जालक नियतांक होता है लेटिस कांस्टेंट ए। जालक नियतांक का मान निकालेंगे। जालक नियतांक क्या होता क्या है? ये होता है दो परमाणुओं के बीच की दूरी, दो परमाणुओं के बीच की दूरी, दो परमाणुओं के बीच की दूरी। ये हो जाएगा आपका, जैसे इसको नाम दे लो ए बी सी डी ई एफ जी और यहाँ नाम दे लो एच। दूरी की कौन सी निकालनी है? दो परमाणुओं के बीच की दूरी, ए से एफ के बीच की दूरी निकालनी है। ए से एफ के बीच की दूरी। तो ए से एफ के बीच की दूरी क्या होगी? जैसे ये वाली सतह है आपकी, ये सतह है ए एच जी बी, ये वाली सतह दिखाई दे रही है। इसकी ये दूरी, ये सीधी दूरी, ये सीधी दूरी और ये दूरी, यानी अपने पास ये आ गई, ये ए जी और ये एफ, ये ए एफ। ए एफ निकालनी है। 90 डिग्री का कौन बन रहा है? पाइथागोरियन लगाओगे। ये सरफेस पे है, ये पृष्ठ है, पृष्ठ 90 डिग्री का एंगल है। तो क्या हो जाएगा? ए एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू ए जी का स्क्वायर प्लस जी एफ का स्क्वायर। अब देखो ए जी का स्क्वायर, ए जी ये वाली है, ए जी का स्क्वायर कैसे निकालोगे? ए जी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ से ए जी का स्क्वायर क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर, यानी ए बी का, या यहाँ लिख लो ए जी स्क्वायर क्या होता है? ए बी स्क्वायर प्लस बी जी स्क्वायर जी एफ स्क्वायर। ऐसे कैसे चलेगा? तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तीनों का मान। और यहाँ ए एफ कितना है? आर आर 2r आर, तो 4r, तो ये होगा 4r स्क्वायर 4r स्क्वायर।
ये हो गया 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। तो यहाँ से a स्क्वायर कितना आ गया, a स्क्वायर आ गया अपना 4r की पावर 2 और 3। a का मान आ गया अपना जाला कांस्टेंट 4r अपॉन √3। जाला कांस्टेंट का मान आ गया, यहाँ तक नोट करो, ये जाला कांस्टेंट का मान आ गया। दोबारा एक बार उतारो इसको, फिर दोबारा देखते हैं। ये वाला उतारो, पहले लिखो इसको। जल्दी से एक बार समझ लो दोबारा। ये कोने पर 1/8वां भाग, इस कोने पर 1/8वां भाग, और ये केंद्र वाला, केंद्र का जो परमाणु है वो 1/8वां भाग, इसकी त्रिज्या 2r, इसकी r। इसके बाद ये भुजा ए, ये भुजा ए, ये भुजा ए, इनको नाम दे लो। इनको नाम दे लो ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। नीचे वाला सरफेस है ए, बी, जी, एफ, ये नीचे वाला सरफेस है। जो आपकी साइड सरफेस है, हमारी साइड, वो है ई, एफ, एच, जी। जो पीछे सरफेस है, पीछे की तरफ है ए, बी, सी, डी, पीछे की सरफेस। और जो ऊपर का सरफेस है, ऊपर का सरफेस डी, सी, एफ, ई, ये चारों सरफेस हो गए। कोने पे रखा हुआ है एक परमाणु, वो स्पर्श करता है जो केंद्र पे रखा हुआ उस परमाणु को। ये कोने पर रखा हुआ परमाणु। दूरी निकालेंगे, जालक नियतांक ए का मान निकालेंगे। तो ए का मान क्या होगा, देखो ए के मान के लिए इस ज्योमेट्री को देखेंगे और इसमें ए एफ का मान निकालेंगे। ए एफ का मान निकालने के लिए सबसे पहले इस कोने को स्टार्ट करेंगे। एक तो दूरी ये होगी एक, दूसरी ये होगी ये वाली, और जो तीसरी होगी ए से जी, यानी एक कोने से उस सामने वाले कोने तक। इस कोने से इसके सामने जस्ट एच कोना है, तो ये वाला, ये इसके सामने। तो ये दूरी तो कितनी होगी, ए जी का मान कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए जी पे पाइथागोरस लगा दो, ए जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी जी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर का मान ए स्क्वायर, बी जी स्क्वायर का मान ए स्क्वायर। अब ए एफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए एफ का स्क्वायर हो जाएगा ए जी स्क्वायर जी एफ स्क्वायर।
ए जी स्क्वायर का मान ए स्क्वायर, जी एफ का मान ए स्क्वायर, यहाँ से सोल्व किया, जालक नियतांक आ गया। इसमें लिखो जालक नियतांक आ गया। इसमें लिखो दो परमाणुओं के बीच की दूरी, टू आर से बताते हैं, ये ए की फॉर्म में हो गया, टू आर की फॉर्म में, ये टू आर की फॉर्म में हो जाएगा। दो परमाणुओं के बीच की दूरी ए बराबर टू आर बराबर, ए बराबर टू आर होता है, दो परमाणु आर इसकी टू आर हो गया, टू आर बराबर अपने पास ये आया 4r√3, 4r√3। तो यहाँ से एक परमाणु की त्रिज्या कितनी आ गई, r बराबर आ गया अपने पास 2r√3। ये भी लिख लो परमाणु की त्रिज्या, r बराबर r इज इक्वल टू ये 2r की फॉर्म में लिख लो, 2r बराबर क्या हो जाएगा a√3 बाई r। टू इसके बाद लिखो एकक कोष्ठिका का आयतन, एकक कोष्ठिका का आयतन, समन्वय संख्या हो गई, हाँ एकक कोष्ठिका का आयतन लिखो, एकक कोष्ठिका का आयतन, एकक कोष्ठिका का आयतन लिखो। ए का मान अपने पास आया था, ए क्या आया था 4r√3। एकक कोष्ठिका का आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो v इज इक्वल टू ए क्यूब का मान, ए का मान आया था 4r√3, तो ये हो गया v इज इक्वल टू पावर 3 64r³ 3√3। एकक कोष्ठिका का आयतन आ गया 4 इंटू 4 इंटू 4 64√3 इंटू √3 इंटू √3 3√3। यहाँ तक करो, इसके बाद लिखो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने होते हैं, कोनों पर होते हैं और एक सेंटर में होता है। इसमें लिखो प्रति एकक कोष्ठिका, प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या, प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या, यानी नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। इसमें लिखो, इसमें देखो
8 तो होते हैं कोनों पर, एक होता है सेंटर में। 8 कोनों पर एक सेंटर में। 8 कोनों पर एक कोने पर एक परमाणु का योगदान 1/8 और प्लस एक सेंटर में, 1 + 1 2 परमाणु होते हैं। तो इसमें लिखो बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक स्ट्रक्चर में अंतः केंद्रित घनीय संरचना में, अंतः केंद्रित घनीय संरचना में, अंतः केंद्रित घनीय संरचना, या इसको बोलते हैं बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक स्ट्रक्चर BCC में यूनिट सेल के प्रत्येक कोने पर, यूनिट सेल के कोनों पर, यूनिट सेल के कोनों पर 8 परमाणु होते हैं तथा एक कोने तथा एक परमाणु का यूनिट सेल के कोने पर 1/8वां भाग होता है, अर्थात एक परमाणु 1/8वां भाग 1/8वें भाग की साझेदारी करता है, साझेदारी करता है। ये तो हो गया कोनों पर जो है वो। इसके अलावा तथा एक परमाणु यूनिट सेल के एक कोशिका के केंद्र पर स्थित होता है। एक कहाँ हो गया, केंद्र पर स्थित है, और 8 कोनों पर 8 परमाणु, एक परमाणु का 1/8वां भाग होता है। अतः यूनिट BCC संरचना में यूनिट सेल में कुल परमाणु इज इक्वल टू, कुल परमाणु कितने होंगे? कुल परमाणु होंगे कोनों पर स्थित प्लस केंद्र में स्थित, कोनों पर स्थित और केंद्र में स्थित। कोनों पर कितने? 8 कोने, एक कोने पर 8वां भाग प्लस 1, 1 + 1 2 परमाणु होते हैं इसमें। नोट करो इसको, 2 परमाणु होते हैं। इसके बाद लिखो एकक कोशिका में परमाणुओं का आयतन। एकक कोशिका में परमाणु का आयतन। एकक कोशिका में परमाणु का आयतन।
वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ एटम, या तो इसको पर यूनिट सेल कर दो या इन 1 यूनिट सेल, पर यूनिट सेल, प्रति एकक कोशिका में परमाणु का आयतन, या प्रति और लगा दो फिर, प्रति एकक कोशिका में परमाणु का आयतन। आयतन क्या होगा? नंबर ऑफ एटम इन नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम। वॉल्यूम ऑफ एटम, यूनिट सेल में परमाणु की संख्या और परमाणु का आयतन। परमाणु की संख्या 2, आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अपने पास ए का मान कितना आया था? ए का मान आया था 4r√3। आर का मान कितना हो गया? a√3/4। ये आर का मान हो गया। इस आर के मान को यहाँ पुट कर दो। आर के मान को पुट करेंगे तो ये आ जाएगा अपना v = ये हो जाएगा आपका 2 × 4 8 पाई/3 इंटू a√3/4 की पावर 3। यहाँ से इसको सोल्व करो। 8/3, यहाँ से a³, 3√3, ये क्यूब में है, ये 3√3 और ये हो जाएगा 16 और इंटू 4 64। यहाँ से ये देखो, ये 8, इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट। v का मान आ गया अपने पास पाई a³ √3/8 पाई a³ √3/8। नोट करो इसको। इसके बाद आता है आपका पैकिंग फैक्टर, संकुलन गुणांक। नेक्स्ट आता है संकुलन गुणांक। संकुलन गुणांक, पैकिंग फैक्टर, संकुलन गुणांक, इसको पीएफ से बताते हैं। तो पैकिंग फैक्टर क्या होता है? ये होता है प्रति एकक कोशिका का आयतन, प्रति एकक कोशिका में परमाणुओं का आयतन, में परमाणुओं का आयतन अपॉन प्रति एकक कोशिका का आयतन, प्रति एकक कोशिका का आयतन, या इसको यूं बोलो, प्रति एकक कोशिका में परमाणु का आयतन, वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट सेल।
यानी वॉल्यूम ऑफ एटम इन पर यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम पर यूनिट सेल, ये पीएफ। इसका मान निकाला था, वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट सेल अभी निकाला था ये वाला, तो ये आ गया, कितना आया था, पाई ए क्यूब और √3 अपॉन 8। वॉल्यूम ऑफ पर यूनिट सेल का वॉल्यूम निकाला था तीसरा, इसमें अपन ने किया था V = ए क्यूब, जहाँ ए क्यूब का मान रखा था 4i अपॉन √3, उससे आया था वो। तो यहाँ से ए की फॉर्म में लिख लो, ए की फॉर्म में ए क्यूब, तो यहाँ से पैकिंग फैक्टर हो गया, ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल आउट, पाई अपॉन 8 √3 ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, पाई का मान रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.68 ये आ जाएगा 0.68 या 68%, 0.68 या 68%। इसको लिख लो पैकिंग फैक्टर। पैकिंग फैक्टर कितना आ गया, 0.68 या 68%, या तो 68% या 0.68, ये आ गया इसका पैकिंग फैक्टर। नेक्स्ट आता है आपका फंडामेंटल वेक्टर ऑफ परमिटिविटी सेल। अभाज्य कोष्ठिका परमिटिविटी सेल। प्रिमिटिव सेल। इसके बाद लिखो फंडामेंटल वेक्टर ऑफ प्रिमिटिव सेल। फंडामेंटल वेक्टर ऑफ प्रिमिटिव सेल। अभाज्य कोष्ठिका के मूलभूत सदिश। अभाज्य कोष्ठिका क्या होती है, यदि यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 1 हो, यदि एकक कोष्ठिका में प्रभावी परमाणुओं की संख्या 1 हो, तो उसे अभाज्य कोष्ठिका कहते हैं। ये कल लिखा दिया था। एकक कोष्ठिका में द नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल इज 1 उसे क्या कहते हैं, अभाज्य कोष्ठिका। इसमें सदिश लिख लो आप, तो फंडामेंटल वेक्टर हैं वो लिख लो, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, a/2 i कैप जे कैप माइनस
के केप, इसमें a/2 माइनस आई केप प्लस जे केप प्लस के केप, a/2 आई केप माइनस जे केप प्लस के केप। यानी ए होता है ए बी सी, इन तीनों से पहला होता है, इन तीनों से जो पहले का यूनिट वेक्टर होता है उसके माइनस लगा हुआ है। जैसे ए से पहले क्या आता है माइनस के, बी से पहले माइनस आई और सी से पहले माइनस जे। तो ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल। अब आज्य कोष्ठिका का आयतन, अब बाज्य कोष्ठिका का आयतन, अब बाज्य कोष्ठिका का आयतन। अब बाज्य कोष्ठिका का आयतन क्या होगा, ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी। मान पुट करो तो यहाँ तो ए सब में कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, ए क्यूब अपॉन 8, ए क्यूब अपॉन 8, ए का ये वाला पार्ट बचा या इसको अंदर ले जाके कर दो, आई प्लस आई केप जे केप माइनस के डॉट माइनस आई केप जे केप के केप क्रॉस क्रॉस सी वेक्टर, सी वेक्टर का ये वाला आई वेक्टर माइनस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर, ये वाला। इसको सोल्व करेंगे तो 1 आएगा, तो ये अपना हो जाएगा ए क्यूब अपॉन 8। अब बाज्य कोष्ठिका का आयतन ये हो गया। अब बाज्य कोष्ठिका का आयतन ए की पावर 3 अपॉन 8। यह आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। इसमें पढ़ा अपन ने सबसे पहले था कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ा, उसके बाद लेटिस कांस्टेंट, इसके बाद पढ़ा नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, चौथा था वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, पांचवा था वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट सेल, छठवा था पैकिंग फैक्टर, सातवां था फंडामेंटल वेक्टर ऑफ प्रिमिटिव सेल, आठवां था वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल, और नौवां है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लिख लो, इसके एग्जाम्पल लिख लो। इसको मिटाने के बाद एग्जाम्पल, नंबर पॉइंट है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है LINA के क्रोमियम
ये लिख लो लिथियम, सोडियम, क्रोमियम, ये हो गए इसके एग्जाम्पल। ये कि ये नोट टॉपिक हैं आपके, ये नोट टॉपिक ही पढ़ रहे हैं। ये नोट टॉपिक पढ़े थे आपके सिंपल क्यूबिक में, ये पढ़े बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में, और यही आएंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक में, जो आपका तीसरा बच रहा है फेस सेंटर्ड क्यूबिक में। आज के लिए इतना ही, करो इसको कंप्लीट।